आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल। निठारी हत्याकांड को कौन नहीं जानता होगा। निठारी हत्याकांड वो था जिसने हमारे पूरे देश को हिला कर रख दिया था। एक ऐसा व्यक्ति जो आदमखोर था। एक वक्त ऐसा था जब नोएडा के सेक्टर 31 में निठारी गांव को कोई भी नहीं जानता था। अब पूरे देश के साथ साथ बल्कि बाहर मुल्कों में भी इसको लोग जानने लगे हैं, क्योंकि वो हत्याकांड ही कुछ ऐसा था। इस केस में आज जो इसमें एक्यूज्ड था, जो इसमें आरोपी था, उस आरोपी को 14वीं बार उसको फांसी की सज़ा अभी 4 दिन पहले फिर से गाज़ियाबाद के सीबीआई कोर्ट ने सुनाई है। आखिर एक ही शख्स को 14वीं मर्तबा फांसी की सज़ा क्यों मिली, इस बात को जानने से पहले मैं आपको निठारी के पूरे हत्याकांड के बारे में बता देता हूं, क्योंकि आज की फरमाइश भी थी। हमारी एक एंकर हैं जिनका नाम है शुमी खान। उन्होंने कहा था कि जो निठारी हत्याकांड है आप अपने एपिसोड में उसकी कहानी ज़रूर बताएं। तो आज के एपिसोड में हम निठारी हत्याकांड को फिर से दोहराएंगे, बताएंगे कि आखिर निठारी हत्याकांड क्या था। निठारी गांव में एक कोठी थी, जो हवेली, जो कोठी मशहूर हो गई थी। इस कोठी ने अपनी दहशत लोगों के दिल में ऐसी डाली थी कि तमाम माएँ अपने बच्चों को ये कहा करती थीं कि बेटा तुम्हें D5 कोठी के पास खेलने नहीं जाना है। अगर तुम वहाँ खेलने जाओगे तो तुम्हें एक भूत या साया आएगा और अपने साथ लेकर चला जाएगा। और इस कोठी की पहचान भूत या साये की तरह हो गई थी। तमाम जो रहने वाले रिठारी के लोग थे वो अपने बच्चों को यही हिदायत दिया करते थे कि बेटा तुम्हें जो खेलने जाना है उस जगह नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पर कई बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ पर खेलने गए थे और फिर वो वापस घर पर नहीं आए। एक फिल्म आई थी जिसमें एक बड़ा मशहूर डायलॉग रहा था कि माएँ कहती हैं अपने बच्चों से कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ये डायलॉग था एक शोले फिल्म का। तो इसमें बच्चों से माएँ कहती हैं कि बेटा तुम्हें D5 कोठी के पास खेलने नहीं जाना है, क्योंकि पूरी तरीके से इस गांव में मालूम हो गया था कि इस D5 कोठी के पास जो भी बच्चा गया है वो वापस घर पर लौटकर नहीं आया है। 7 मई साल 2006 यहाँ पर एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 15 या 16 साल थी, वो अचानक से गायब हो जाती है। अब से पहले जो बच्चे गायब हुए थे उनकी उम्र लगभग 10 से लेकर 12 साल के बीच में था, और कोई ऐसी बड़ी बच्ची नहीं थी। ये पहली बच्ची थी जो 15 से 16 साल के बीच में गायब हुई थी। जैसे ही बच्ची गायब हुई थी, इसका नाम था पायल। इसके पिता का नाम था नंदलाल पटेल। बच्ची जैसे ही गायब हुई तो ये फ़ौरन ही परेशान हो गए नंदलाल पटेल, और अपने क्षेत्र के थाना में गए और जाने के बाद उनसे कहा कि मेरी बेटी अचानक से गायब हो गई है, वो किसी काम से गई थी, मिल नहीं रही है। अच्छा, यहाँ पर जो तमाम लोग थे रहने वाले, इनके अंदर एक बड़ी लापरवाही ये थी कि अक्सर इनके बच्चे ऐसे ही गायब हो जाया करते थे और कुछ दिन गुजर जाने के बाद ये वापस भी आ जाया करते थे। और इनमें से कई जब बच्चे गायब हुए थे तो कई माता ऐसी भी थीं जिन्होंने अपनी गुमशुदगी की बच्चे की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अपने बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अपने क्षेत्र के थाना में गए। लेकिन पुलिस को भी मालूम था कि यहाँ पर अक्सर यही होता है कि बच्चे पहले चले जाते हैं, कुछ दिन के बाद फिर वापस घर पर आ जाते हैं। तो जैसे ही नंदलाल की बेटी गायब होती है, अचानक पायल गायब होती है, वो सीधा अपने क्षेत्र में थाना में जाते हैं और जाने के बाद उनसे कहते हैं कि मेरी बच्ची मिल नहीं रही है और मैंने उसको भरसक प्रयास कर लिया है, ढूंढ लिया है, मिल ही नहीं रही है। तो जो पुलिसकर्मी थे वो भी इनको यही समझाते हैं कि तुम्हारी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड था, पूछताछ करते हैं उनसे, घबराओ नहीं, जैसे और बच्चे आ जाते हैं तुम्हारी बच्ची भी आ जाएगी। पुलिस ज़्यादा इसको सीरियस नहीं लेती है, उनको समझाती है और भेज देती है। लेकिन नंदलाल जो थे, इन्होंने पूरे तरीके से बीड़ा उठा लिया था कि मैं अपनी बच्ची को ढूंढूंगा, क्योंकि इन्हें मालूम था कि हमारे गांव से कई बच्चे गायब हो चुके हैं और अभी तक उनका नामो निशान नहीं है। ये सिलसिला 1 साल तक लगातार चला था बच्चों के गायब होने का। तो नंदलाल पूरे तरीके से प्रयास करते हैं और हिम्मत नहीं हारते हैं, बार बार ये थाना में जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो नंदलाल कोर्ट का रुख कर लेते हैं, कोर्ट में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जाकर कहते हैं कि मेरी बच्ची मिल नहीं रही है। जो हमारी पुलिस है
वो भी कोई ख़ास कार्रवाई नहीं कर रही है, उसे तलाश नहीं रही है। और उसमें एक चीज़ और मेंशन करते हैं, वो एक चीज़ और लिखते हैं, वो लिखते हैं कि हमारे गांव से कई बच्चे और भी गायब हो चुके हैं, लेकिन पुलिस की नींद कहीं भी नहीं टूट रही है। पुलिस बिल्कुल आराम से शांति से बैठी है। जैसे ही कोर्ट तक ये बात पहुंचती है तो कोर्ट्स की तरफ से एक आदेश जारी किया जाता है। कहा जाता है कि जो भी बच्ची गायब हुई है उसकी तलाश की जाए और इसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की जाए, और जो फीडबैक भी दें हमें कि आखिर मामला क्या है। जिसके बाद ये कोर्ट का जब प्रेशर पुलिस के ऊपर पड़ता है तो पुलिस की फ़ौरन नींद टूटती है और हरकत में आती है। इसी बीच पूरे तरीके से नंदलाल अपनी बेटी को तलाश करने की कोशिश कर रहा था, और उसने पता करते करते, मालूम करते करते इतना तो पता लगा लिया था कि उसकी बेटी को आखिरी बार D5 कोठी के पास ही देखा गया था और वो वहीं से ही फिर गायब हो गई थी। और तमाम जितने भी मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराने आ रहे थे लोग, गांव वाले, सबका इत्तेफाक ये था कि जितने भी बच्चे थे वो आखिरी मर्तबा D5 कोठी के सामने ही देखा जाया करता था उनको, और फिर उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाते थे। तो इसीलिए तमाम गांव के अंदर ये बात फैल गई थी कि ये जो कोठी है ये भूतिया कोठी है, इस पर कोई काला साया है जो अपने साथ बच्चों को लेकर चले जाते हैं, फिर वापस नहीं आते। पुलिस फ़ौरन ही पायल को तलाश करना शुरू करती है, और पुलिस जब भी इसकी गहनता से जांच कर रही थी और पायल को तलाश कर रही थी तो तमाम जो इशारे थे, शक के इशारे D5 कोठी की तरफ थे। अब D5 कोठी के जो मालिक हैं उनका नाम है महेंद्र सिंह मंढेर। ये एक वेल्दी बिजनेसमैन है, एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, और इस कोठी में एक अन्य व्यक्ति भी रहता है जो इनका सर्वेंट है, उसका नाम है सुरेंद्र कोहली। जिसके बाद फ़ौरन ही एक फ़ैसला लिया जाता है कि अब D5 कोठी की हम तलाशी लेंगे। महेंद्र सिंह मंढेर को बुलाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि हम आपकी कोठी की तलाशी लेना चाहते हैं, क्योंकि सारे तमाम जो सुराग हैं पायल के गायब होने के वो आप ही से जुड़ रहे हैं। क्योंकि जो तमाम टेक्निकल चीज़ें थी पुलिस ने उनका प्रयोग किया था, मोबाइल है, जो पायल का मोबाइल था उसको भी ट्रेस करने की कोशिश की थी, और भी बहुत सी चीज़ें थी। पायल को जिस ऑटो चालक ने छोड़ा था वो D5 के सामने ही छोड़ा था। ये जिस वक्त पायल अपने घर से निकली थी और फिर जाने के बाद उसने एक ऑटो किया, ऑटो करने के बाद ये सीधी D5 कोठी के पास पहुंची, तो इसने कहा था कि तुम यहीं रुको, मैं 15 मिनट में आ रही हूँ, अंदर से मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी और फिर आपके साथ मैं भी चलूँगी। तो ये ऑटो चालक वहीं पर खड़ा रहा, वेट किया इसने 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, लेकिन ये अंदर से बाहर नहीं आई। तो इसने दरवाजे को नॉक किया तो एक सर्वेंट आया, एक नौकर आया। ऑटो चालक ने कहा कि यहाँ पर अंदर जो मैम गई हैं उन्होंने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए हैं, उन्होंने कहा था कि मैं 15 मिनट में, 10 मिनट में आ रही हूँ, मैं इतनी देर से यहाँ खड़ा हूँ, वो आई नहीं है, लिहाजा मेरे पैसे दिला दीजिए, मैं चला जाऊँगा। तो ये जो सर्वेंट था वो कह देता है वो तो यहाँ से चली गई। तो ये जो ऑटो चालक था वो कहता है कि मैं तो गेट के सामने ही खड़ा हूँ, मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, और इसीलिए इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि अगर वो चलेगी तो मेरे पैसे भी चले जाएंगे, वो कौन से रास्ते से चली गई। लिहाजा जो ये सर्वेंट था ये कह देता है कि वो यहाँ से जा चुकी हैं। इस बात की सूचना जाकर ये ऑटो चालक पुलिस को भी दे देता है। पुलिस न जाने किस बात का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जब ये सारी चीज़ें मैच आउट हो जाती हैं तो फ़ौरन ही पुलिस इस D5 कोठी की तरफ चलती है और इसकी तलाशी लेना शुरू करती है। अब ये बात पूरे तरीके से पूरे गांव में फैल चुकी थी कि D5 कोठी की पुलिस तलाशी ले रही है, चेकिंग चल रही है। अब यहाँ के तमाम गांव वालों को लगने लगा था कि कोई ना कोई तो इस कोठी के अंदर मसला है, कोई ना कोई तो इसमें भूत है। जैसी सोच इस कोठी के बारे में लोगों ने बना रखी थी, जैसे ये बात सभी लोगों को मालूम होती है तो यहाँ पर हुजूम लग जाता है देखने के लिए कि पुलिस आखिर चेकिंग कर रही है। तो आम लोग भी वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। पुलिस पूरे तरीके से इस पूरी कोठी को खंगालती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। तो वहाँ पर जो स्थानीय लोग थे वो भी खड़े थे। इस कोठी के जस्ट पीछे एक बहुत बड़ा नाला था, जो और भी कोठी थी उनके पीछे से वो बहता था, लेकिन ये नाला ऐसा था कि इसकी ना तो सफाई करने की ज़रूरत महसूस होती थी क्योंकि ये पीछे की तरफ का नाला था और इसको कोई देखना भी पसंद नहीं करता था, ना ही इसके हालचाल लेते थे। अक्सर लोग बाग इसमें अपना कूड़ा वगैरह फेंक दिया करते थे, गंदा नाला था। तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ उस नाले को देखता है तो उसमें देखता है कि इसमें बहुत सी पॉलीथीन्स पड़ी हैं और अलग अलग कलर की, उनमें ज़्यादातर ब्लैक थी। और पॉलीथीन्स का जो साइज़ था वो काफ़ी बड़ा था, एक इतना बड़ा नहीं था कि उसके अंदर एक लाश आ सके, लेकिन काफ़ी बड़ा उसका साइज़ था।
तो जो ये व्यक्ति देखता है तो वो पुलिस को कहता है कि सर इसमें तो बहुत सी पॉलीथीन्स पड़ी हैं। तो जब इनको शक होता है इसके ऊपर, तो एक पॉलीथीन को एक डंडे की मदद से निकालते हैं, और निकालने के बाद जैसे ही उस पॉलीथीन को खोलते हैं, जिस व्यक्ति ने इस पॉलीथीन को लिया था शायद इसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि आज मैं अपनी आंखों से वो सब देख लूँगा जो दृश्य मेरी रातों की नींद को उड़ा देगा। उसने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। दरअसल जैसे ही इस पन्नी को खोल कर देखते हैं, इस पॉलीथीन को खोल कर देखते हैं, तो वो देखते हैं कि एक बच्चे का जो पैर के नीचे का हिस्सा होता है, घुटने के नीचे का जो हिस्सा होता है, वो हिस्सा इस पन्नी के अंदर है। अब इतना देखना था कि इनकी सबकी हालत ख़राब हो जाती है। पुलिस भी दहशत में हो जाती है कि हम तो तलाश कर रहे थे किसी और चीज़ की, ये निकल कुछ और रहा है। फिर जिसके बाद पूरे तरीके से शक होता है तो पुलिस तमाम सफाई कर्मचारियों को बुलाती है और इस नाले की सफाई कराती है। और जिस वक्त में इस नाले की सफाई कराती है तो इसमें से बहुत सी पॉलीथीन्स निकलती हैं जिसमें तमाम बच्चों के पार्ट्स मिलते हैं, बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा हैरत में डाल देने वाली बात ये थी कि इसमें जितने भी बच्चों के शव मिले थे, जब कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है, उसकी हत्या करता है, तो अक्सर वो यही कोशिश करता है कि इसकी पहचान मिटा दी जाए। तमाम चेहरे को जला देता है या उसको काट देता है, फेंक देता है, या फिर जो प्राइवेट पार्ट है उसको, गुप्तांग को जलाने की कोशिश करता है। कई केसेस ऐसे देखे गए हैं। लेकिन ये मामला बिल्कुल उल्टा था। इसमें सब कुछ था, सर भी था, पैर भी था, लेकिन जो ये हिस्सा है, सीने से लेकर पेट तक का जो हिस्सा है, दैट पार्ट वाज मिसिंग। बस यही पार्ट नहीं था, बाकी सारे पार्ट मिल रहे थे। अब पुलिस बड़ी हैरत में हुई कि ये जो मामला है आखिर क्या मामला है, और तमाम जो चीज़ें निकालते हैं उनमें कई लाशों में था। पुलिस ये भी सोच रही थी कि काफ़ी टाइम से ये गली सड़ी हालत में पड़ा है, हो सकता है कि पानी आने की वजह से बहकर चला गया हो। लेकिन ऐसा क्यों कि सारी ही जो बॉडी हैं, डेड बॉडीज़ हैं, उसके अंदर से ही ये हिस्सा गायब है। पुलिस फ़ौरन हरकत में आते हुए महेंद्र सिंह मंढेर को और सुरेंद्र कोहली को गिरफ़्तार कर लेती है, और गिरफ़्तार करने के बाद पूछताछ करना शुरू करती है। जो इस कोठी के मालिक थे महेंद्र सिंह मंढेर, उनसे पुलिस पूछताछ करती है तो वो खुद हैरत में होते हैं कि ये आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पर पुलिस गहनता से पूछताछ करती है मंढेर से, तो वो टूट जाते हैं। वो बताना शुरू करते हैं कि देखिए, मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, मैं दिल्ली में ज़्यादा रहता हूँ, अक्सर यहाँ कभी कभी आता हूँ, और जब भी आता हूँ तो मुझे शौक़ है कि मैं हमेशा एक लड़की बुलाता हूँ अपने पास रात में। शराब वगैरह पीता हूँ, जो मेरा सर्वेंट है वो भी पीता है, और मैं हर बार लड़की बुलाता हूँ। बस इसीलिए मैं आता हूँ, एक रात गुजारता हूँ या 1-2 दिन रुकता हूँ, मैं चला जाता हूँ। और मुझे नहीं पता है कि ये बच्चों की जो बॉडीज़ मिल रही हैं, डेड बॉडीज़ मिल रही हैं, मुझे नहीं पता है कि ये आई कहाँ से हैं, किसने फेंकी हैं, मैं नहीं जानता इस बारे में। अब पुलिस पूरे तरीके से शक कर रही थी, तो पुलिस इससे और ज़्यादा पूछताछ करती तो ये कहता है लेकिन इसमें कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था, मैंने किसी बच्चे के साथ शोषण नहीं किया, मैं सिर्फ लड़कियां बुलाया करता था। लेकिन एक रोज़ मेरे साथ ऐसा ज़रूर हुआ था, मैं अपने कोठी पर आया था और आने के बाद मैंने तमाम जितने भी एजेंट्स थे, दलाल थे, मैंने उनको फ़ोन किया कि वो मेरे पास किसी कॉल गर्ल को, लड़की को भेज दें जिसके साथ मैं अपनी रात गुजार लूँ। लेकिन उस वक्त मुझे कोई भी एजेंट लड़की प्रोवाइड नहीं करा पाया, और मैं बहुत ज़्यादा बेचैन था और मैं चाह रहा था कि कोई मुझे लड़की मिल जाए। फिर जिसके बाद मैंने अपने इस सर्वेंट से कहा कि क्या तेरी कोई जानकारी में ऐसी लड़की है जो मेरे पास आ जाए और हम रात गुजार लें। अब ये जो सुरेंद्र कोहली था, ये फ़ौरन ही तैयार हो जाता है, कहता है कि मैं एक लड़की लेकर आता हूँ। एक लड़की को बुला कर लेकर आता है और ये सीधा मंढेर के रूम में इसको भेज देता है। और मंढेर के रूम में जब भेज देता है तो अगले दिन ये सुबह में जल्दी उठकर, इनको कहीं जाना था, ये चले जाते हैं। यहाँ तक का सफ़र मंढेर पुलिस का पूरा कराते हैं। फिर जिसके बाद पुलिस सुरेंद्र से पूछताछ करना शुरू करती है, कोहली से। इससे गहनता से, सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो अगला सफ़र, अगली कड़ी सुरेंद्र जोड़ता है। ये बताता है कि मैं अक्सर देखता था कि हमारे इस कोठी के अंदर पार्टी चलती है, पुलिस भी आती है, शराब का भी पार्टी चलती है, और आए दिन जब भी साहब आते हैं तो एक ना एक लड़की आती है, इनके साथ रात गुजारती है। और अक्सर मैं ये करता था कि जब भी साहब रात गुजारते थे तो मैं इनके
किसी चीज़ से छुप कर इनको देखा करता था कि आखिर पूरी रात ये क्या कर रहे हैं। और जिस रोज़ मैंने लड़की बुलाई थी उस रोज़ भी मैं इनको देख रहा था। लेकिन साहब को जल्दी जाना था, तो सुबह में इन्होंने मुझसे कहा कि मैं जा रहा हूँ, लिहाजा इस लड़की को जहाँ तुझे भेजना है उसको भेज देना, ऑटो करा देना, ये वापस चली जाएगी। सुरेंद्र बताता है कि साहब चले गए थे और उसके बाद मैंने इस लड़की से कहा कि जो सब कुछ तेरे साथ मेरे साहब ने किया है, मैं वही सब कुछ तेरे साथ करना चाहता हूँ, और साहब ने तुझे पैसे दिए, मैं भी तुझे पैसा देना चाहता हूँ। लड़की इस बात को सुनती है तो लड़की और कोहली के, सुरेंद्र के बीच में कुछ नोकझोंक होती है। लड़की इसको बहुत बुरा भला कहती है और यहाँ तक कि इसको नामर्द, इम्पोर्टेंट भी बोल देती है। दरअसल सुरेंद्र अपना इलाज करा रहा था। हालांकि सुरेंद्र की शादी हो चुकी है, 2 बच्चे थे। यह उत्तराखंड के अल्मोड़ रहने वाला था और इसके 2 बच्चे थे, बीवी थी। लेकिन कहीं ना कहीं सुरेंद्र अपने आप को बीमार मानने लगा था और ये अपना इलाज भी करा रहा था। जैसे ही ये सब लड़की ने इससे सुरेंद्र से कहा तो सुरेंद्र पूरे तरीके से भड़क गया, इसे गुस्सा आ गया और गुस्से में इसने इस लड़की के गले को दबाना शुरू किया और तब तक गला दबाया जब तक इसकी मौत नहीं हो जाती है। और इसकी हत्या करने के बाद सुरेंद्र इसको पकड़ता है, अपने साथ इसे किसी तरीके से उठाकर उस बाथरूम में लेकर जाता है जिस बाथरूम के अंदर ये इसका मालिक और ये खुद दोनों नहाया करते थे। वहाँ पर ये इस लड़की के जिस्म के टुकड़े करता है, सर अलग करता है, पैर अलग करता है, जिस्म के छाती के हिस्से को अलग करता है। और इसमें से सुरेंद्र अपने कन्फेशन में बताता है कि मैंने इसमें से कुछ पार्ट जो इसकी बॉडी का था, कुछ हिस्सा लिया था और लेने के बाद मैंने उसको प्रेशर कुकर में पकाया और उसको खाया। अब इतना सुनना था, जो तमाम जो कन्फेशन ले रहे थे जब इसका कन्फेशन चल रहा था, जो उस वक्त के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से आईओ थे, वो फ़ौरन उस रूम से बाहर निकल के आते हैं। उनके साथ एक और साथी बाहर निकल कर आता है। उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो उल्टी तक कर देते हैं और वो कहते हैं कि भाई इसके पूछताछ करना मेरे बस की बात नहीं है। लिहाजा इनको समझाया जाता है, बुझाया जाता है, ये फिर से पूछताछ करते हैं। पुलिस पहली बार एक ऐसे व्यक्ति को देख रही थी जो मैन ईटर था, जो आदमखोर था। अब पुलिस को भी कहीं ना कहीं डर लग रहा था। इसके हाथ बांधे जाते हैं और हाथ बांधने के बाद तब इससे पूछताछ की जाती है और इसको बहुत ज़्यादा गौर से देखा जाता है कि आखिर इसके दांत कैसे हैं, इसका चेहरा कैसा है। पुलिस को जब ये कन्फेस करता है तो वो भी हैरत में रह जाती है। सुरेंद्र बताता है कि वो मेरा पहला मर्डर था, वो मैंने पहली हत्या की थी। लेकिन जब मैंने इसको खाया तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगने लगा, चस्का इसका लग गया था और आए दिन मैं फिर एक राह देखा करता था। जब मैं अपने साहब को देखता था तो मेरे अंदर हवस बढ़ती थी। मैं अपना इधर इलाज भी करा रहा था। फिर जिसके बाद अगले दिन में कुछ वक्त गुजर जाने के बाद जब 15-16 दिन गुजर गए और इस मैटर में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि स्थानीय पुलिस भी वहाँ पर आया करती थी और इतना कोई पुलिस ने इसे सीरियस भी नहीं लिया था लड़की को ढूंढने में, तो इसकी हिम्मत बढ़ गई। तो इसने, एक बच्चा था, वो दोपहर के वक्त में इस D5 कोठी के सामने खेल रहा था, तो ये इस बच्ची को टॉफ़ी का लालच देता है और अपने साथ अंदर लेकर जाता है। फिर इसके साथ एब्यूज़ करने की कोशिश करता है और इसका मर्डर करता है, इसको मारता है और इसके जिस्म के हिस्से को खाता है और ऐसे ही पन्नी में पैक कर उसको फेंक देता है। ऐसे ही जो पुलिस को डेड बॉडीज़ बरामद हुई थी वो करीबन 17 थी, जो सर वाली थी, और भी अन्य थी बॉडियाँ, लेकिन जो सर वाली थी, जो पूरी सर के साथ थी, वो 17 बॉडीज़ थी, डेड बॉडीज़ थी। एक एक कर इसी तरीके से इसने अपना बच्चों को शिकार बनाया और इसी तरीके से उसमें फेंकता चला गया। जिसके बाद इसको पुलिस कोर्ट में पेश करा देती है और कोर्ट उस पर सुनवाई कर रहा है। साल 2017 में इसको फांसी की सज़ा मिल चुकी थी। अब तक 5 केसेस की सुनाई हो चुकी थी और फांसी की सज़ा सुना दी भी गई थी, लेकिन डेथ पेनल्टी जो था उस पर साइन भी हो गया था 2017 में। और इसको, क्योंकि डासना जेल में था, ये नोएडा की डासना जेल में, वहाँ फांसी देने का कोई इंतज़ाम नहीं था, तो इसको, सुरेंद्र को, वहाँ से मेरठ के लिए भेजा गया कि इसको फांसी दे दी जाएगी। डेथ पेनल्टी इसकी उस पर साइन हो चुका है, तो मेरठ इसको भेज भी दिया जाता है
इधर जल्लाद जो था वो पूरे तरीके से अपनी तैयारी में लगा हुआ था कि अब इसको हम फांसी दे देंगे, तैयारियां चल रही थी। लेकिन यहाँ पर कुछ ह्यूमन राइट्स के लोग आ जाते हैं और आने के बाद वो कहते हैं कि अभी तो इसके 5 केसेस की ही सुनवाई हुई है, अभी तो और भी केसेस हैं जो चलने हैं, उस पर भी सुनवाई होनी चाहिए, लिहाजा अभी इसकी फांसी रोकनी चाहिए। फिर जिसके बाद ये रात ही में एक और अदालत लगाई जाती है, फिर वहाँ पर एक फरमान जारी किया जाता है कि अभी इसकी फांसी रोक दी जाए। किसी तरीके से वहाँ पर जो मेरठ जेल थी वहाँ पर जेलर ने पूरी तैयारी कर ली थी, वहाँ पर भी फरमान पहुँचाया जाता है। इसकी मौत का, सुरेंद्र की मौत का जो फासला था सिर्फ 2 घंटे का था। अगर 2 घंटे और अगर ये लेट हो जाते तो हो सकता था कि सुरेंद्र को फांसी हो जाती, लेकिन 2 घंटे पहले ये पहुंच गए। फिर जिसके बाद कोर्ट का फरमान दिखाया गया, उसको रोक दिया गया। अभी फ़िलहाल 2006 से लेकर 2022 हो गया, अभी तक ये केस चल रहा है। अभी 4 दिन पहले 14वां उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन यहाँ पर इंतज़ार यह है कि कब इसको डेथ पेनल्टी पर साइन किया जाएगा, कब इसको फांसी पर लटकाया जाएगा। ये आज के एपिसोड में ये वो कहानी थी D5 की जो नोएडा की थी, हमने आपको आज अपने इस एपिसोड में बताया। यहाँ पर बहुत से सवाल खड़े होते हैं। एक सवाल ये खड़ा होता है कि लापरवाही किस किस की देखने को मिली। माता पिता की भी लापरवाही थी, बच्चे अक्सर गायब हो जाया करते थे, कुछ लेना देना नहीं था, चले गए होंगे, बच्चे भी खुद वापस आ जाया करते थे। बड़ी लापरवाही पुलिस की भी देखने को मिली, हालांकि उस वक्त का जो स्टाफ था तमाम उसको सस्पेंड कर दिया गया था। नई स्टाफ ने आके इन्वेस्टिगेट किया पूरा, और फिर इस केस की पूरे तरीके से आगे तक पहुँचाया और आज उसको सलाखों तक पहुँचाया गया। महेंद्र सिंह बंडेर जो थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था, और अभी सुरेंद्र कोहली जो है वो अभी भी डासना जेल में है। बड़ा सवाल है कि कब इसको फांसी पर लटकाया जाएगा। आप पूरी घटना को किस नज़रिए से देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि सुरेंद्र कोहली के बारे में आपकी क्या राय है। फांसी की जब 14 इसके फैसले हो चुके हैं, फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है, तो आखिर ये डेथ पेनल्टी जो है उस पर साइन कब होगा और कब इसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूं। मैं फिर से हाजिर रहूंगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। और आपका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भी कहना चाहता हूं। आप इतना प्यार दे रहे हैं, हमेशा अपने इस प्यार को इसी तरह बरकरार रखें। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।